जय माता दी एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी बहुत ही खास श्री माता वैष्णो देवी यात्रा। इस बार हम ट्रेन या रोड से नहीं बल्कि ये यात्रा फ़्लाइट से जम्मू पहुंचकर करने वाले हैं। तो हम बैठ चुके हैं फ़्लाइट में और कुछ ही देर बाद हमारी जो फ़्लाइट है वो जम्मू के लिए टेक ऑफ कर जाएगी। और आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारे, ये पहाड़, ये बादल, ये देखकर यात्रा का एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट और क्योंकि अभी कटरा में कोई एयरपोर्ट नहीं है तो आपको आपकी जो भी फ़्लाइट है वो जम्मू के लिए लेनी होगी। और इसी तरीके से हम पहुंच चुके हैं जम्मू एयरपोर्ट और यहाँ से हमारा जो सबसे पहला काम है वो है अपना RFID कार्ड बनवाना। और एयरपोर्ट पे आप अपना RFID कार्ड आराम से बनवा सकते हैं, जबकि RFID कार्ड बनवाने की सुविधा जो है वो रेलवे स्टेशन पर भी है। उसके अलावा जम्मू का जो बस स्टैंड है वहाँ पर भी इनका बहुत बड़ा ऑफिस है। तो आप बिना RFID कार्ड के ये यात्रा शुरू नहीं कर सकते, इवन आप गेट से एंट्री भी नहीं ले सकते हैं। तो उसके बाद हम एयरपोर्ट से निकल गए हैं कटरा के लिए और हमने एयरपोर्ट से कैब की है कटरा के लिए। तो कैब में से भी हमारे जो भी चार्जेस लगे हैं वो सारी चार्जेस, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो इसी तरीके से बस अब हम लोग लंच करेंगे और इसके बाद हम निकलेंगे कटरा के लिए। और आप देख सकते हैं इस खूबसूरत से नज़ारे को क्रॉस करते हुए हम पहुंच चुके हैं हमारे होटल की तरफ। और ये होटल हमने कटरा पहुँच कर ही लिया है, हमने कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी इस होटल की। तो जिस होटल में हमने स्टे किया है यहाँ की भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और जिस टाइम हम गए हैं यानी अभी ये जून का टाइम चल रहा है तो इस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमको अच्छे से एक अच्छा होटल मिल गया और हमारी सारी चीज़ें आराम से हो गई और इस यात्रा को हमने शुरू कर दिया है। और इस बार हमारा प्लान था कि हम ये यात्रा नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग से करेंगे। और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे जो ये नया रास्ता है। तो अगर आप कटरा से जाते हैं तो आपको ऑटोज़ जो होते हैं वो सीधा वहाँ ताराकोट मार्ग पे छोड़ देते हैं, तो आप वहाँ से जो अपनी यात्रा है वो बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एक बहुत बड़ी स्क्रीन में यहाँ पर लाइव आरती और भजन चल रहे थे और हमने जो हमारी यात्रा है वो यहाँ से शुरू कर दी है। और इसी तरीके से यहाँ गेट पर आपके RFID कार्ड्स चेक होते हैं और उसके बाद जो है वो आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो यात्रा का जो पहला मुख्य पड़ाव है वो है बाणगंगा, लेकिन इस नए रास्ते से आपको बाणगंगा नहीं मिलेगा। और ये रास्ता जब आपको ऊपर पहुंचाएगा तो वहाँ पर दो रास्ते होंगे, एक होगा अर्धकुंवारी के लिए और एक होगा भवन के लिए। तो अगर आप अर्धकुंवारी जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से अर्धकुंवारी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गर्भगृह में एक ही बार जाना चाहिए और जो कि हम जा चुके हैं, तो इसलिए हम सीधा जो अपना प्रस्थान है वो सीधा भवन की तरफ कर रहे हैं। इस नए रास्ते से हमारा सफ़र बहुत ही ज़्यादा शांत खूबसूरत रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। बहुत कम लोग इस रास्ते को प्रेफर करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन पुराने रास्ते के कंपैरिजन में इसमें जो चढ़ाई है वो बहुत कम है। और अब तो इस बार मुझे तब भी काफ़ी लोग दिखे यहाँ पर, लेकिन स्टिल रास्ता बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। वॉशरूम्स भी बहुत नीट एंड क्लीन है और थोड़ी थोड़ी दूर में बहुत नॉर्मल जो चाय कॉफ़ी टाइप की जो शॉप्स होती हैं वो भी आपको इजीली मिल जाएंगी। हाँ, पुराने रास्तों की तरह बहुत ज़्यादा चहक नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये रास्ते बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे शांत हैं। यहाँ पर घोड़े वगैरह कुछ भी नहीं चलते, तो ये जाने के लिए आपके लिए एक बेस्ट रास्ता हो सकता है। तो इसी तरीके से रात में पहाड़ों पर जगमगाती हुई ये लाइट्स और जय माता दी के जयकारे पूरी यात्रा को बहुत ज़्यादा दिव्य बना रहे थे। और रास्ते में कई जगह पर लंगर भी चल रहे थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी थी और रेस्ट पॉइंट्स भी आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से इस रास्ते में आपको एक लंगर भवन मिलेगा जहाँ पर आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। ये एरिया बहुत स्पेशियस है जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं और अंदर आप जो प्रसाद है वो ले सकते हैं।
एक प्रॉब्लम इस रास्ते में बस ये हो सकती है कि अगर आप अपने छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जो स्ट्रॉलर होते हैं, जो भैया लोग चला के लेके जाते हैं, तो वो स्ट्रॉलर्स आपको इजीली नहीं मिलते, क्योंकि वो लोग आपको पुराने रास्तों पर मिलेंगे। नए रास्तों पे कुछ शॉप्स हैं जो आपको रेंट पर स्ट्रॉलर देते हैं, तो आप रेंट पर आप खुद से स्ट्रॉलर चला के ले जा सकते हो। और अगर मतलब आपको ऐसा लगता है रास्ते में कि आप नहीं चल पा रहे हो या कोई प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ पे पिट्ठू और घोड़े भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप एकदम फिट हो और अपने आप पैदल जा सकते हो, तभी वो नया रास्ता लेना। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि बीच में मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, तो पुराना रास्ता आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो कई घंटों की चढ़ाई करने के बाद आखिरकार हम माता रानी के भवन पहुंच गए हैं। और दर्शन से पहले हमारा जो है वो हम यहाँ पर अपने सिक्योरिटी चेक करवाएंगे, और जो भी सामान होता है हमारे पास उसके लिए वहाँ पर लॉकर फैसिलिटी भी है, और जो कि कुछ खास नहीं है। इन्होंने कुछ स्मार्ट लॉकर्स बनाए हैं जो कि ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वहाँ पे सामान रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपने साथ कम से कम बहुत ही कम सामान लेकर जाएं, जिसे आप अगर किसी शॉप या किसी ऐसी जगह भी रख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, अपना सिक्योरिटी चेक करने के बाद, लॉकर में सामान सेट करने के बाद हम लोग लगते हैं लाइन में। और हम रात में 2:30 या 3 बजे के आसपास भवन पहुंच गए थे, और हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो फटाफट अपना सामान सेट करने के बाद हम लोग लाइन में लग गए और अपने दर्शन का हम इंतज़ार करने लगे। और आप लोग जानते हैं कि भवन में पहुंचकर मंदिर में अंदर गुफा के दर्शन जब हम करते हैं तो वहाँ वीडियोज़ अलाउड नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से हमने भी वहाँ पे माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और महासरस्वती की पवित्र पिंडियों के दर्शन किए, और जिसको यार वर्ड्स में बताना ना सच में बहुत मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं भवन से सुबह का खूबसूरत नज़ारा, जिस टाइम सनराइज़ हो रहा था और पहाड़ दिख रहे थे और बहुत ही सुंदर मौसम हो गया था। और पिंडियों के दर्शन करने के बाद जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पे शिव जी का एक मंदिर है, जो वहाँ पे गुफा है और वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत शिवलिंग है, तो आप वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। तो वो दर्शन करने के बाद हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं भैरव बाबा दर्शन की तरफ। और हमारी ऑनलाइन बुकिंग थी रोपवे की, जो कि हम पहले से करके गए थे, और उसकी भी जो लाइन थी वो बहुत लंबी थी। तो बस हम अपनी लाइन में ही थे और वेट कर रहे थे रोपवे में जाने का। तब तक हमने प्रसाद खोला। ये प्रसाद तो सबको पता होगा जो भवन में मिलता है, और अब ये पैकेट चेंज हुआ है। पहले ये पैकेट थोड़े अलग हुआ करते थे, तो बस हमने उसको ओपन किया, सब कुछ देखा कि हमें प्रसाद में क्या क्या मिला है। और इसके बाद अगर आप भी भैरव बाबा रोपवे से जाना चाहते हैं तो आपको उसकी ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन बुकिंग के साथ जाना चाहेंगे तो आपको जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो क्योंकि ऑब्वियस है कि ऑनलाइन वालों को पहले प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन ये भी सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसके लिए भी आपको काफ़ी चलना पड़ता है, और इसके बाद आपको रोपवे का इंतज़ार करना पड़ता है, और उसके बाद आप लाइन से जाओगे, आपकी वहाँ पे भी चेकिंग होगी, फिर आप रोपवे में जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि काफ़ी सारे लोग एक साथ इस रोपवे से जाते हैं, तो जहाँ पर मंदिर में एक साथ कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिस वजह से भैरव बाबा में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यानी दर्शन करने के लिए वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इस तरीके की भीड़ हो गई थी। तो रोपवे से एक बेनिफिट ये भी है कि हाँ, आपको ट्रैक करके नहीं जाना पड़ा, लेकिन एक नुकसान ये भी हो गया है कि एक साथ कई लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिस वजह से दर्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसी तरीके से जो है हमारा इस बार माता वैष्णो देवी का जो ये दर्शन है, ये कुछ इस प्रकार बहुत खूबसूरती के साथ हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर की होगी, लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी परेशानी है, आपका कोई भी सवाल है या कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और जो भी होटल्स हैं, हर चीज़ के जो भी चार्जेस है, स्ट्रॉलर के या जो भी होटल हमने लिया था, और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो वीडियो देखने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप भी अपनी यात्रा जल्दी प्लान करिए और मुझे बताइए कि आप अपनी फैमिली के साथ यात्रा कब करने जा रहे हैं। और एक सजेशन और रहेगा कि जब भी आप अपनी यात्रा प्लान करें तो मई जून में थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। तो यात्रा को आराम से करने के लिए आप आराम से अगस्त से सितंबर तक का जो टाइम है वो चूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद यात्रा करने के बाद हमारे कैब ड्राइवर ने हमें बताया कि एक मंदिर है और जिसे
जब माता ने अपना बाल रूप इस मंदिर में गुजारा था तो आपने वहाँ दर्शन किए कि नहीं। और कई सालों से हम वैष्णो देवी आ रहे हैं लेकिन हमें इस मंदिर के बारे में नहीं पता था, तो इस बार उनकी हेल्प से फाइनली हमको भी इस मंदिर के बारे में पता चला। तो हम भी आए इस बार इस मंदिर के खूबसूरत दर्शन करने के लिए। और अगर आप भी इस मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में सर्च करके जाइएगा। और कहा जाता है कि वैष्णो देवी के दर्शन करने से पहले आपको इस मंदिर के दर्शन करने होते हैं और उसके बाद आप जाइए वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। और इस मंदिर का नाम है पहला दर्शन, यानी कोल कंडोली मंदिर है। और कहते हैं कि ये पहला दर्शन यानी इस मंदिर में आप कर सकते हैं। तो ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और माता का जो बाल रूप था, जो वहाँ झूला झूलती थी या जो भी उन्होंने किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और कई लोग मन्नत मांगते हैं, यहाँ पे झूले चढ़ाते हैं। और देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर सा मंदिर था। तो मेरे वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोग को भी शायद इस मंदिर के बारे में पता चल जाएगा। तो जब अगली बार आप भी अपनी यात्रा प्लान करेंगे तो इस मंदिर के दर्शन भी आप ज़रूर करिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए जो अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।